हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं नरेंद्र पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 4 कार्य और ऊर्जा के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्तों आप अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विस्थापन उत्पन्न होता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को वस्तु पर कृत कार्य कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को वस्तु पर कृत कार्य कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या कार्य को 3 भागों में व्यक्त किया गया है? कौन कौन से? नंबर 1 धनात्मक कार्य, नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 है ऋणात्मक कार्य, नंबर 3 है शून्य कार्य। तो दोस्तों, नंबर 1 बात करते हैं, अब धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? दोस्तों, धनात्मक कार्य की अगर बात की जाए तो जब वस्तु पर आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के मध्य बना कोण शून्य कोण न्यून कोण होता है अर्थात 0 थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो कार्य के सूत्र के अनुसार किया गया कार्य का मान धनात्मक होता है। तो दोस्तों, इसे धनात्मक कार्य कहते हैं। अगर वहीं ऋणात्मक कार्य की बात की जाए, जब पिंड पर लगाए गए बल व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के मध्य कोण अधिक कोण हो अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य मान सूत्र के अनुसार ऋणात्मक होता है। दोस्तों, धनात्मक में बात क्या की गई है कि जब विस्थापन के मध्य बना कोण न्यून कोण हो अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। और ऋणात्मक में क्या बात की जाए, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो वहाँ पे ऋणात्मक कार्य होता है। अब बात करते हैं, शून्य कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आरोपित बल उत्पन्न विस्थापन के मध्य कोण शून्य हो अर्थात थीटा का मान शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो दोस्तों, ये कार्य से संबंधित जितना महत्वपूर्ण टॉपिक था ये दोस्तों सारा कवर किया गया है यहाँ पे। दोस्तों, इससे बाहर ये कार्य से संबंधित प्रश्न नहीं बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं? दोस्तों, ऊर्जा अगर बात की जाए तो किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की ऊर्जा का मापन कार्य के रूप में किया जाता है अर्थात किसी भी वस्तु का वह कार्य ज्ञात किया जाता है जो वह अंत तक कर सकती है और यह संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के बाद उस वस्तु को ऊर्जा को बताया जाता है। तो दोस्तों, कार्य की अगर मात्रा की बात की जाए तो जूल होता है। इसके अलावा किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वाट भी मात्रक होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ऊर्जा के रूपांतरण किसे कहते हैं? किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने को क्या कहते हैं? ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं या ऊर्जा के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, क्या है, अब बात की जाए तो यहाँ पे है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 नंबर में बहुविकल्पी में अतिलघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, ये विद्युत जनित्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र क्या करता है? ऊंचाई पर स्थित जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो दोस्तों, अंतर्दहन इंजन क्या करता है? ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। भाप इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है।
नेक्स्ट दोस्तों, टरबाइन क्या करता है, किसी गैस या द्रव की धारा को गतिज ऊर्जा में टरबाइन के रोटर की घूर्णी गति में बदल देता है। दोस्तों ये घूर्णन गति में बदल देता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात की जाए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो देख लेते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत ऊर्जा क्या है। ऊर्जा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो दिनों दिन इसकी खपत बढ़ती जा रही है, जिसमें खाना बनाने, प्रकाश की व्यवस्था और कृषि कार्यों में किया जा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 75% ऊर्जा की खपत खाना बनाने और प्रकाश करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव ईंधन एवं केरोसिन आदि का भी उपयोग ग्रामीण परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है या किया जाता है। कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः पानी निकालने के काम में लाया जाता है। इन कार्यों में बिजली और डीजल भी उपयोग में लाया जाता है। देश में कृषि कार्यों में मानव शक्ति बड़े पैमाने पर व्यर्थ चला जाता है। यद्यपि ऊर्जा उपयोग का स्तर गांव के भीतर अलग अलग, जैसे अमीर और गरीब के बीच में, सिंचाई परक भूमि और सूखी भूमि के बीच, महिलाओं और पुरुषों के बीच में है। तो दोस्तों ये ऊर्जा की खपत की बात की जा रही है। दोस्तों अगर वर्तमान की स्थिति में थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं भारत की लगभग 17% आबादी ग्रामीणों में निवास करती है। यदि हमें वर्तमान विकास की गति को बरकरार रखना है तो ग्रामीण ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत और थोड़ा देखते हैं। अब तक हमारे देश में 21% गाँवों तक, 50% ग्रामीण परिवारों तक बिजली पहुंच गई है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अगर और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी से जुड़िए, वहाँ पे इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, जहाँ से ऊर्जा को अभी बात की जाए ऊर्जा की, दोस्तों किया था कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं और अनवीनीकरण। तो नवीनीकरण के अंतर्गत देखते हैं, नवीनीकरण के अंतर्गत दोस्तों सौर ऊर्जा, बड़े पैमाने पे आजकल दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा का प्राथमिक दोस्तों क्या होता है, इसमें सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह दिन में हमारे घरों में रोशनी प्रदान करता है, कपड़े और कृषि उद्योगों को सुखाता है, हमें गर्म रखता है। इसकी क्षमता इसके आकार में बहुत अधिक है। दोस्तों अगर इसकी लाभ की बात की जाए सौर ऊर्जा की, यह एक 12मासी प्राकृतिक स्रोत और मुक्त होता है। दोस्तों यह किसी प्रकार का लागत नहीं लगती, जो दोस्तों कहने का मतलब एक बार में लागत लगती है वो लगती है, बार बार इसको नहीं लगती। या दोस्तों क्या है, नष्ट है, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, या प्रदूषण रहित होता है। अगर देखा जाए तो ये सबसे इसका मेन लाभ होता है सौर ऊर्जा के, या प्रदूषण रहित होता है। अगर दोस्तों इसकी हानियों की बात की जाए तो ये क्या है, यह मौसम में परिवर्तन आश्रित होता है, इसलिए इसका हमेशा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उत्पादन को बहुत अधिक प्रारंभिक निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब इसको आगे स्लाइड कर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, वायु के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन स्थल या समुद्र में बहने वाली हवा, एक दोस्तों हवा में क्या गति होती है, पवन चक्की के ब्लेड जिसमें बड़े जुड़े होते हैं, उनके घुमाने से पवन चक्की घूमने लगती है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों ये पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके लाभ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, यह वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल है, इसकी स्वतंत्र रूप और बहुतायत में उपलब्ध होती है। दोस्तों अब इसके नुकसान की बात करें तो यह निवेश में आवश्यकता, हवा की गति जो हर समय एक समान नहीं होने से बिजली उत्पादन की क्षमता प्रभावित होती है, इसका ये महत्वपूर्ण हानि है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों क्या है, जैव भार या जैव ईंधन किसे कहते हैं, इसको दोस्तों देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग बायोमास उत्पादन के लिए करते हैं। इस बायोमास का उत्पादन ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न रूपों के चक्रों से होकर गुजरता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में बायोमास का वर्तमान उत्पादकता की बात की जाए तो 150 मिलियन मैट्रिक टन है। अधिकांश बायोमास की उपलब्धता के साथ यह उपलब्धता प्रति वर्ष लगभग 500 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जैवमास एवं जैव ईंधन है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। इसके अगर लाभ की बात की जाए तो स्थानीय रूप से उपलब्ध और कुछ हद तक बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जीवाश्म ईंधन की तुलना में यह स्वच्छ ईंधन है। एक प्रकार से जैव ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को भी स्वच्छ रखता है। और अगर दोस्तों अगर हानियों की बात की जाए तो ईंधन को एकत्र करने में कड़ी मेहनत लगती है। खाना बनाते समय घरों में रोशनदानी वेंटिलेशन नहीं होने के कारण गोबर से बनी ईंधन वातावरण को प्रदूषित करती है, जिससे वह स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैव ईंधन के लगातार और पर्याप्त रूप से उपयोग न होने के कारण वनस्पति का नुकसान होता है, जिसके चलते वातावरण के स्तर में गिरावट आती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए, थोड़ा स्लाइड को बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या है पानी? पानी बहता पानी और समुद्र ज्वार ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये दोस्तों पानी और भूतापीय ऊर्जा दिखाया गया है। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है भूतापीय ऊर्जा। इंपॉर्टेंट अगर दोस्तों यहाँ से बात की जाए तो आपका पूछा जाता है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु को अंतर्निहित होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयोजन परमाणुओं के संयोजन से अथवा विखंडन परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें विखंडन की प्रक्रिया व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों ये नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से। नाभिकीय ऊर्जा के अगर लाभ की बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अपेक्षा कम मात्रा निकलती है। इसीलिए वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग में नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण का अपेक्षाकृत कम योगदान रहा है। मात्र एक इकाई द्वारा ही बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है। नाभिकीय ऊर्जा के दोस्तों अगर इसकी हानि की बात की जाए तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित निपटान की समस्या होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों अब दोस्तों इसमें बात की जाए तो नवीनीकृत ऊर्जा के अंतर्गत क्या होता है। इसमें क्या जो पुराने दोस्तों जैसे कोयला तेल प्राकृतिक गैस नवीनीकरण के स्रोत पौधों के उत्पाद हजारों साल दबे हुए थे, धीरे धीरे पृथ्वी से निकाला जाता, जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन ताज़ा रूप से इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत है। भारत लगभग 286 टन मार्च 2011 के अनुमानित भंडार के दुनिया में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला देश के कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% से अधिक की पूर्ति करता है। भारत में सालाना दोस्तों ये ऊर्जा नवीनीकरण का ऊर्जा का कुछ मतलब डाटा था। दोस्तों अगर बात की जाए नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए तो है प्रश्न सोलर कुकर से क्या हानियां तथा क्या लाभ हैं। तो दोस्तों ये सोलर कुकर का डायग्राम है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्या होता है, ये प्लेट लगी होती हैं, इसमें ये जो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको इसमें रख दिया जाता है, फिर इसको खाना बन जाता है, इसमें पक जाता है। तो जो दोस्तों देखते हैं सोलर कुकर ऐसी चीज़ है जो सौर के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा में किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लाभ की। लाभ के अंतर्गत बात की जाए तो यह कम पैसों की लागत में प्राप्त किया जाता है। इसमें रसोई गैस, मिट्टी तेल, विद्युत ऊर्जा, कोयला आदि का उपयोग नहीं होता है। इसमें सूर्य की रोशनी से खाना बनाया जाता है। इसमें जलने का और ना ही बिजली की समस्या आती है। पर्यावरण की सहायता से खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सोलर कुकर से क्या हानियां होती हैं, तो बरसात के मौसम में सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, जिससे बरसात के दिनों में खाना नहीं बन सकता है। जिस जगह पे सूर्य की रोशनी कम आती है उस जगह में सोलर कुकर कोई मायने नहीं रखता है। सोलर कुकर में ज़्यादा व्यक्तियों का खाना भी नहीं बन पाता है। तो ये दोस्तों सोलर कुकर से महत्वपूर्ण हानियाँ थी इसकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सौर जल ऊष्मक किसे कहते हैं। क्या होता है सौर जल ऊष्मक? क्या होता है, सूर्य से धरती पर आने वाली ऊर्जा का उपयोग करके जल का ताप बढ़ाना और जल तापन कहलाता है। दोस्तों इसके लिए सौर ऊष्मा संग्राही सोलर थर्मल कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। आज
जल तापन के लिए विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त तथा विभिन्न मूल्य वाली अनेकों प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। सौर जल तापन का उपयोग घरों और उद्योगों में बहुतायत हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो था अध्याय नंबर 4 विज्ञान के महत्वपूर्ण सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपके अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।